हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 से जो आपके कितने शॉर्ट्स आंसर्स बन सकते हैं ना, लॉन्ग तो हम करवा चुके हैं आपको। आज हम आपको करवाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से है। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, पीजी पॉइंट नाम से है, जहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा और कोर्स के अंतर्गत आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार डिज़ाइन किए गए हैं। तो आप वहां से चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, परामर्श से आपका क्या अभिप्राय। हालांकि लॉन्ग आंसर्स में ऑलरेडी हम इसको क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपका आज रिवीजन भी हो जाएगा और फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है कि परामर्श से आपका क्या अभिप्राय है। परामर्श को निर्देशन सेवाओं में क्या माना जाता है भैया, विशिष्ट स्थान प्राप्त है। परामर्श को निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है। किसको भैया, जो आपकी परामर्श होती है उसको निर्देशनवादियों का हृदय कहा जा सकता है। और अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि यदि समस्त निर्देशन कार्य एक शरीर है तो परामर्श क्या है भैया, उसका हृदय है। कल हमने आपको एक दिन और बताया था, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। तो परामर्श के बिना निर्देशन कार्य हो ही नहीं सकता। ऐसे समझो, परामर्श जो है वो क्या है भैया, अगर हम लोग इनके डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो परामर्श हृदय है और निर्देशन क्या है, समस्त शरीर है ना। ठीक है, बालक के वैयक्तिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है। वर्तमान समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक रूप से क्या है भैया, बहुत कठिन हो गया। आजकल आप देखिए, पहले के ज़माने में आर्थिक चीज़ों को लेकर के, सामाजिक राजनीतिक चीज़ों को लेकर के इतनी जटिलताएं, इतनी कठिनाइयां नहीं थी जितनी आज के इस युग में है ना। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से जो परामर्श का महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब कोई भी अब कार्य होता है तो देखिए, उस चीज़ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे वो राय मशवरा लेकर के वो कार्य किया जाता है। विद्यालय स्तर पर बालकों की बढ़ती हुई समस्याएं, किशोरावस्था तथा समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को देखते हुए विद्यालय में परामर्श सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है ना। पहले विद्यालय में परामर्श नाम की मतलब ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अब क्या है, इस चीज़ को क्या दी जा रही है, वरीयता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त हम क्या कह सकते हैं कि आज की इस नैतिक के हैश युग में, जबकि अविश्वास का अंधकार चारों ओर से मानव प्राणी को दिशाहीन बनाकर भटकाता जा रहा है और वह जीवन के परंपरागत मूल्यों को छोड़कर आधारहीन होकर खड़ा है। अब क्या है, आजकल देखिए लोग कल्चर को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, है ना। जबकि पाश्चात्य संस्कृत जस्ट लाइक वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाते चले जा रहे हैं। तो कह सकते हैं जो बेस है वो बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। ऐसी असमंजस की परिस्थितियों में मानव को सांत्वना और धैर्य देने तथा सही मार्गदर्शन का कार्य किसके द्वारा होता है भैया, परामर्श के द्वारा ही संभव है। परामर्श का अर्थ क्या होता है तो ये समझो, परामर्श शब्द हमने आपको बताया था दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है। परामर्श क्या है, दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है, याद रखना, है ना। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला होता है जिसको आप परामर्शदाता कहते हो, और दूसरा परामर्श चाहने वाला यानी कि जो परामर्श ले रहा होता है वो होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परामर्श प्रार्थी कहते हैं। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की परिस्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले यानी कि परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है और फिर उसके बारे में परामर्शदाता तथा परामर्श चाहने वाले के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है और उसके बाद में आपस में उनकी बातचीत होती है और फिर अंत में परामर्श चाहने वाला अर्थात जो परामर्श प्रार्थी होता है उसकी समस्या का समाधान करने में जो परामर्शदाता होता है वो क्या करता है, सहायता करता है, ना कि उसको उसकी सॉल्यूशन, उसकी प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन देता है, सिर्फ उसकी मदद करता है। बाकी जो निर्णय होते हैं वो सब किसके होते हैं, परामर्श प्रार्थी के ही होते हैं। ठीक है, परामर्श और निर्देशन में कौन कौन से मुख्य अंतर पाए जाते हैं, संक्षेप में वर्णन करिए। जैसे ये वाला आंसर लिखा हुआ है ना, तो इस चीज़ को जब आप पॉइंट वाइज भी लिखेंगे तो भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, और अगर आप ऐसे करके परामर्श इस साइड निर्देशन करके लिखेंगे तो उसका भी एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो परामर्श और निर्देशन में क्या अंतर है, तो परामर्श निर्देशन कार्यक्रम का एक अंग है। अब समझो, निर्देशन को हमने ऑलरेडी आपको क्या बताया था भैया, शरीर बताया था कि नहीं ऊपर, और परामर्श को क्या बताया था, हृदय बताया था। तो बड़ा कौन है, शरीर, शरीर के अंदर ही तो मानव हृदय आ जाएगा ना। तो वैसे ही ये बात समझो आप
कि परामर्श जो है वो निर्देशन कार्यक्रम का क्या है, एक अंग है, एक पार्ट है ना। तो उसे निर्देशन का पर्यायवाची मानना भूल है। आप ये नहीं सोचो कि परामर्श और निर्देशन दोनों एक ही चीज होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता, ये पर्यायवाची है, ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया ना, निर्देशन इज जस्ट लाइक द ह्यूमन बॉडी एंड परामर्श इज जस्ट लाइक द ह्यूमन हार्ट, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि परामर्श जो है वो क्या है, निर्देशन का ही तो एक अंग है ना भैया। जो हृदय होता है वो शरीर का ही एक अंग होता है ना। तो वैसे परामर्श जो है वो क्या, निर्देशन कार्यक्रम का आपका क्या है, एक अंग है। तो इनके बीच में क्या अंतर है ये देख लो, तो आपके जो मन में डाउट्स होंगे वो और क्लियर हो जाएंगे। परामर्श जो है वो निर्देशन कार्यक्रम का केवल एक अंग मात्र है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उसे निर्देशन की एक विधि कहा जा सकता है। क्या कहेंगे आप, परामर्श क्या है, निर्देशन की एक विधि हम कह सकते हैं, है ना। परामर्श का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है, जबकि जो निर्देशन का संबंध होता है वो व्यक्तियों की समस्याओं से हो सकता है। क्या कहा हमने, परामर्श क्या है, परामर्श का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है, जबकि निर्देशन क्या है, व्यक्तियों यानी कि बहुत सारे जो व्यक्तियों की समस्याओं से हो सकता है ना। परामर्श का संबंध केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं से होता है, जबकि निर्देशन का संबंध जो है वो क्या भैया, व्यक्ति की अन्य समस्याओं से भी हो सकता है। परामर्श की प्रक्रिया की तुलना में निर्देशन की प्रक्रिया क्या होती है, अधिक व्यापक होती है, क्योंकि निर्देशन में परामर्श शामिल होता है। सीधी सी बात है कि भाई जो परामर्श की प्रक्रिया है जब वो एक ही 1 to 1 हो रही है ना, तो वो इतनी व्यापक थोड़ी ना होगी। जबकि जो निर्देशन की प्रक्रिया है वो 1 to all की तरफ जा रही है, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों की जो प्रॉब्लम है, तो ये ज़्यादा व्यापक होगी, है ना, इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि परामर्श की प्रक्रिया की तुलना में निर्देशन की प्रक्रिया अधिक व्यापक है, क्योंकि निर्देशन में ही परामर्श शामिल हो जाता है। ठीक, आगे बात समझ। अन्य अंतर की अगर हम बात करें तो निर्देशक की अपेक्षाकृत परामर्शदाता को अधिक निष्ठावान, कुशल, दूरदर्शी, नम्र और कार्य के प्रति लगन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसे गुणों के संपन्न व्यक्ति ही व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानकर उसकी समस्या को अच्छी तरह से समझ सकेगा, मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण कर सकेगा, परामर्श प्रार्थी की शक्तियों का विकास करते हुए उसे निर्णय लेने के योग्य और समस्या समाधान करने के योग्य बना सकेगा। वैसे व्यवहार कुशलता, दूरदर्शिता और प्रशिक्षित होना तो निर्देशक के लिए भी आवश्यक है, पर क्योंकि परामर्शदाता व्यक्तिगत समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर समाधान करने में सहायता करता है, अतः उपर्युक्त गुणों का परामर्शदाता में अधिक मात्रा में जानना आवश्यक है। देखो, कहने का आशय ये है कि जो परामर्शदाता होता है ना, हमने आपको पढ़ाया था वो कैसा होना चाहिए, उस फील्ड में प्रशिक्षित होना चाहिए। जस्ट लाइक हमने डॉक्टर को आपको एग्जाम्पल भी दिया था। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कान के डॉक्टर में, आपको कान की बीमारी है तो आप दांत के डॉक्टर के पास चले जाओगे या घुटनों के डॉक्टर के पास चले जाओगे, है ना। तो वो यही बात यहाँ पर कही है कि जो निर्देशक होता है उसकी अपेक्षा जो परामर्शदाता होता है ना, उसके अंदर ज़्यादा गुण पाए जाने चाहिए, तभी तो वो 1 to 1 यानी कि व्यक्तिगत जो उसकी प्रॉब्लम होगी उसको सुन करके उसकी मदद करेगा ना डिसीजन लेने में। बस ये बात यहाँ पर बताई गई है। ये वाला क्वेश्चन जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ 2018 अपितु 2019, 2020 में भी पूछा गया है, और भगवान की इच्छा रही तो 2023 में भी आने की संभावना है। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कहना एक अच्छे परामर्शदाता में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। परामर्श हेतु शिक्षक की भूमिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि परामर्श हेतु शिक्षक की क्या भूमिका होती है। यानी कि अगर आप एज अ टीचर अगर आपको परामर्शदाता बना दिया जाए तो आपका रोल क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको वर्णन करना है। तो देखिए, एक अच्छे परामर्शदाता में किसी एक गुण या विशेषता का समावेश न होकर अनेक गुणों एवं विशेषताओं का समावेश होता है। एक परामर्शदाता के गुणों एवं विशेषताओं के बारे में हार्डी महोदय का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति उन विशेषताओं की सूची तैयार करे जिनका परामर्शदाता में होना आवश्यक है, तो सूची सर्वोत्तम गुणों का संग्रह के समान हो सकती है ना। भाई सीधी सी बात है, एक उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए, सबसे अच्छे गुण होने चाहिए परामर्शदाता के अंतर्गत। तो केलर के अनुसार एक परामर्शदाता में कैसे गुण होने चाहिए, पहली बात तो गहरा विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए उसके अंतर्गत, है ना। एक कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम सामने वाले के सामने रख रहे हैं तो वो उस चीज़ को समझ पाए, है ना। जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो समझ पाए, और समझ वो तभी पाएगा जब उसको गहरा और विशिष्ट ज्ञान होगा। साक्षात्कार, परीक्षण तथा नियोजन की तकनीकी में कुशलता, यानी कि इंटरव्यू और एनालिसिस, है ना, नियोजन यानी कि प्लान करना चीज़ों को, इन सब की टेक्नोलॉजी में उसकी क्या पकड़ हो, अच्छी हो।
अच्छी आधार शक्ति होनी चाहिए, यानी कि बेस उसका मजबूत होना चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जो परामर्शदाता होता है, यानी कि जो आपको जस्ट लाइक डॉक्टर की बात हो रही है ना। विवेकशीलता, उत्साह एवं संवेदनशीलता और सहानुभूति जैसी चीजें होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो परामर्श प्रार्थी होता है वो अपनी जब समस्याएं परामर्शदाता के सामने व्यक्त कर रहा होता है ना, तो वो क्या होता है, भावनाओं में बह जाता है, रोने भी लगता है। तो उस समय परामर्शदाता को उसको संवेदनाएं देनी होती है, सहानुभूति देनी होती है, उसके अंदर उत्साह जो है बनाए रखना होता है ना। जैसे एकदम थका हारा इंसान होता है ना, तो उसके अंदर उत्साह बनाना होता है, उसको समझाना होता है कि आप अपने विवेक यानी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही डिसीजन लीजिए। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। उसके बाद में क्या, सहिष्णुता, वस्तुगतता तथा निष्ठा के वैयक्तिक गुण की अगर हम बात करें, तो इस प्रकार से विभिन्न अन्य विद्वानों ने भी परामर्शदाता के विभिन्न गुण, विशेषताओं तथा योग्यताओं का वर्णन किया है। कुछ मुख्य विद्वानों के अनुसार एक अच्छे परामर्शदाता में क्या क्या गुण और विशेषताएं होनी चाहिए वो समझ लो। अभी तक तो जो हमने आपको ये 4 गुण बताए, ये केलर के अनुसार थे। अब जो आपके बहुत से अन्य विद्वान रहे, उनके हिसाब से क्या गुण हैं, तो ये समझो। उनके हिसाब से कहा गया कि गहन विशिष्ट ज्ञान, ये केलर ने भी आपको ऊपर बताया ही कि जो भी विषयक ज्ञान है वो अच्छा होना चाहिए, है ना। भविष्य में उत्पन्न होने वाले जो नए नए रोजगार हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे कि क्या, अब इस समय कंप्यूटर का बहुत महत्व है, टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है, धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व है। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान है। तो जब भी परामर्शदाता मान लो कि व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को बता रहा है, तो वो उनको ये ना बताए कि आप एक दुकान खोल करके बैठ जाओ। उसको ये बताए कि हाँ, आप दुकान तो व्यवसाय तो खोलो ही खोलो, साथ में उसका ऑनलाइन बिजनेस भी किसी तरह से शुरू करो, है ना। आप सोशल मीडिया पे एकदम एक्टिव हो जाओ, क्योंकि आजकल की जनता कहाँ एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया पे। और आपको अपने प्रोडक्ट्स को किसके बीच बेचना है? लोगों के बीच में। लोग कहाँ मिलेंगे? सोशल मीडिया पे, क्योंकि नॉर्मल तो आदमी आजकल घर से बाहर नहीं निकल रहा, है ना, लेकिन 2 घंटे इंस्टाग्राम जरूर चलाएगा। तो आप इंस्टा पेज, फेसबुक पेज, है ना, व्हाट्सएप स्टेटस, है ना, ये सब चीज़ें करो। साथ में बिजनेस के साथ साथ आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी, यानी कि गहन विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए चीज़ों को लेकर के। उचित प्रशिक्षण, परामर्शदाता को छात्रों को सभी प्रकार की रुचियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित भी होना चाहिए। और एज अ टीचर, अभी क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि एज अ टीचर आपका परामर्शदाता के रूप में क्या रोल होगा, तो यहाँ पर उस आंसर को उसी परिप्रेक्ष्य में आप लेकर के चलिए। छात्रों में रुचि देखो किस चीज की है, जैसा बच्चे का इंटरेस्ट हो उसको उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, परामर्श देंगे। परामर्शदाता को छात्रों में पर्याप्त रुचि लेनी चाहिए, जैसा कि हार्डी ने भी कहा है कि परामर्शदाता को छात्रों में से वास्तविक प्रेम और उनको परिपक्व बनाने एवं अपने अधिकतम विकास करने की सहायता देने की सच्ची दिलचस्पी भी होनी चाहिए। साधनों का ज्ञान की अगर हम बात करें, तो परामर्शदाता को विद्यालय के भौतिक साधनों, मानवीय साधनों तथा विभिन्न व्यवसायों से संबंधित पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। नम्र स्वभाव, है ना, परामर्शदाता को अपने छात्रों के प्रति, परामर्श चाहने वाले के प्रति कैसा होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। मान लो उसने चोरी कर दी, तो आप ये नहीं कि उसको डांट नहीं लगो एकदम, तुमको इतनी नहीं तमीज थी, तुमने यहाँ पर ये गलती क्यों कर दी, ये नहीं होना चाहिए। उसका परामर्शदाता जो है उसका स्वभाव नम्र होना चाहिए, है ना, ताकि जो परामर्श प्राप्त करता है वो आपके सामने सभी पहलुओं को प्रदर्शित कर पाए कि हाँ, हमसे ये गलतियां हुई हैं, लेकिन अब हम इसको सुधारना चाहते हैं, तो बताइए क्या करें, है ना। इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। दूरदर्शिता तथा गंभीरता होनी चाहिए एक परामर्शदाता के अंतर्गत। परामर्शदाता में मानवीय सूझबूझ को अभिव्यक्त करने तथा भविष्य की समस्याओं के बारे में अनुमान लगाने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात उसमें दूरदर्शिता तथा गंभीरता भी होनी चाहिए। मानव व्यवहार का ज्ञान की अगर हम बात करें, तो एक अच्छे परामर्शदाता को मानव व्यवहार के मूल सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। गहन सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें, तो एक परामर्शदाता को आसपास के सामाजिक, भौतिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के बारे में गहन सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। और विशिष्ट वैयक्तिक गुण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शिता यानी कि दूर की सोच रखने वाला, सहयोगी, सहिष्णुता, सहानुभूति, शिष्टता, उत्साह, विवेकशीलता जैसे गुण किसमें होने चाहिए भैया? परामर्शदाता में होने चाहिए। और सबसे अल्टीमेट बात तो ये कि उसको बाल मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान का विशेषज्ञ के रूप में भी होना चाहिए। परामर्शदाता में इतनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए कि बाल एवं किशोर मनोविज्ञान से वह पूरी तरह से परिचित हो, अर्थात परामर्शदाता को बाल एवं किशोर मनोविज्ञान का विशेषज्ञ होना चाहिए। शिक्षण के अनुभव की बात करें, तो इस तरीके से परामर्शदाता में इस प्रकार के कुछ गुण भैया होने चाहिए, जैसे लाइक शिक्षण का अनुभव और कार्य अनुभव, है ना। उस चीज़ में उसको भाई, बच्चों को अगर आप क्या कहते हैं कि समझा रहे हैं कोई चीज़ में, तो बाल मनोविज्ञान का तो ज्ञान आपको होना ही चाहिए, किशोर मनोविज्ञान के तो विशेषज्ञ आप होने ही चाहिए, है ना, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन होगा तो आपको उसकी एक जो कह सकते हैं ना वयस्क व्यक्ति होता है, उसको
आपका जो बौद्धिक स्तर होता है उसके, और जो किशोर होते हैं और जो बालक होते हैं उनके जो बौद्धिक स्तर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझाना है कि सारे जो जिस लेवल के स्टूडेंट्स हों आप उनको उस तरीके से चीज़ें समझा पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्श से संबंधित कुछ परिभाषाओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको एक दो विद्वानों के अनुसार तो परिभाषाएं लिखनी ही पड़ेंगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर कार्टर बीगुड ने क्या कहा है कि परामर्श अकेले और वैयक्तिक रूप से शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत रूप से तत्संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। इसमें सभी तथ्यों का अध्ययन का विश्लेषण किया जाता है। समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों, विद्यालय, सामुदायिक साधनों और व्यक्तिगत साक्षात्कार की सहायता से ढूंढा जाता है तथा प्रार्थी को आत्मनिर्णय की क्षमता से अवगत कराया जाता है। ये जो डेफिनेशन है कार्टर बीगुड के अनुसार ये ऐसी ही रहेगी, आप इसमें कोई भी चेंजमेंट अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। सेम चीज़ को जॉन्स ने क्या बताया कि साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का, व्यक्ति से व्यक्तिगत का संपर्क होता है। साक्षात्कार का मतलब होता है यहाँ पर बेटा इंटरव्यू, है ना। जस्ट लाइक इंटरव्यू में नहीं आमने सामने बैठ करके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सेम वैसे ही परामर्श जो प्रक्रिया होती है ना उसमें भी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। आप उसको अपनी बातें बताएंगे, सामने वाला आपसे बातें करेगा, तर्क वितर्क होंगे, उससे कुछ एनालिसिस होगा, सोल्यूशन निकलेगा। फिर देखिए जो आपके वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बताया गया कि पूछताछ पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है। वार्डन के अनुसार बताया गया कि परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। हम्फ्री और ट्रेक्सलर ने क्या कहा है कि परामर्श विद्यालय और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के लिए किए जाने का वाला क्या भैया उपयोग है। मायर्स के अनुसार बताया गया कि परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। रॉबिन्सन के ने अपने शब्दों में क्या बताया है कि परामर्श में वे सभी परिस्थितियां सम्मिलित कर ली जाती हैं जिनसे परामर्श प्रार्थी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित करने में सहायता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परामर्श के उद्देश्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, है ना। परामर्श के क्या उद्देश्य होते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि परामर्श के उद्देश्य जो होते हैं वो बहुत व्यापक होते हैं और उन सबका वर्णन करना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण विद्वान आपके रहे हैं उन्होंने जो परामर्श के उद्देश्य बताए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं तो देखिएगा। अगर मैं रॉबर्ट्स के अनुसार बात करूं तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाएं बनाने में सहायता देना। जैसे मान लो मेरी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सोल्यूशन खुद फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो परामर्शदाता होते हैं हम उनके पास गए, हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो जो उसका सोल्यूशन होगा वो हमारे सामने सारे पॉइंट्स रख देंगे कि अगर तुम ऐसा निर्णय लोगे तो ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, तो सारी संभावनाएं हमारे समक्ष रख देंगे, उनमें से हमको जो बेस्ट लगेगा डिसीजन मेरा होगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो मदद होगी वो उनके द्वारा होगी। व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना, जो चीज़ें हम नहीं सोच पा रहे होते हैं उसका लूप एंड फॉल्स वो हमें उस चीज़ के लूप एंड फॉल्स भी बताते हैं। व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करने में सहायता करना, साथ में व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैयक्तिक समस्याओं को समझने में सहायता करना और व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता करता है। कौन भैया? जो परामर्शदाता होते हैं वो। अब देखो हार्डी के अनुसार परामर्श के क्या उद्देश्य होते हैं, तो इन्होंने भी 3 उद्देश्य अपने बताए हैं। पहला कि व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता देना। दूसरा, जो व्यक्ति होता है उसको अपने समाज में उचित समझे जाने वाला ज्ञान, साथ में दृष्टिकोण तथा कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता करना। तीसरा है आपका पारिवारिक जीवन, व्यवसाय एवं नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करना। तीसरे की अगर हम बात करें, थट तथा गैरविच ने परामर्श के उद्देश्यों को अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार कहा है। क्या कहा है कि परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने का अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का क्या हो, विकास हो जाए। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने परामर्श के उद्देश्यों को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। कैसे? परामर्श प्रार्थी द्वारा अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों तथा आत्म दृष्टिकोण की यथार्थ स्वीकृति, उसके अन्य परामर्श प्रार्थी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक परिवेश के साथ तर्क संगत सामंजस्य की प्राप्ति और व्यक्तिक विभिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति तथा समुदाय, रोजगार एवं वैवाहिक संबंध के क्षेत्र में उनका निहितार्थ। तो इस तरीके से ये जो आपके क्या थे भैया परामर्श के उद्देश्य थे वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा प्रेषित किए गए हैं जिनमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 6 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका 2018 में पूछा गया था कि एक परामर्शदाता के लिए समूह गतिशीलता का ज्ञान होना क्या आवश्यक है, इसको स्पष्ट करना है। तो गतिशीलता का अर्थ होता है गति करने की क्षमता या सामर्थ्य से होता है। सामर्थ्य का मतलब कार्य को करने की क्षमता, और जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है ना, और जिसका अर्थ क्या होता है भैया, सामर्थ्य का अर्थ क्या होता है, शक्ति। समूह गत्यात्मकता तथा समूह गतिकी शब्द पिछले लगभग 70 वर्षों से ही हुआ है। सबसे पहले इस प्रत्यय को कार्ट लेविन ने सन कब भैया, 1945 में प्रयोग किया। लेविन के अनुसार इससे तात्पर्य एक छोटे समूह से होता है तथा इन समूह के सदस्यों के प्रभाव से होता है तथा इन सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्दों में क्या मतलब होता है भैया गतिशीलता का, समूह गतिशीलता का? तो इसका तात्पर्य होता है उस शक्ति का ज्ञान होता है जो किसी समूह में कार्य करती है और उन परिवर्तनों के क्षेत्र में होती है जिससे समूह के सदस्य एक दूसरे पर बल या प्रभाव डालते हैं। ये बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संशक्तिशील और एक होता है विघटनकारी बल। जब सदस्यों के बीच संबंध सहयोगी होता है तो उसे हम सशक्तिशील बल कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, वो सब बहुत अच्छे से चल रहा है ना, तो उसको हम कहेंगे सशक्तिशील बल, है ना, वहां पर कार्य कर रहा है उस ग्रुप के बीच में। और अगर ये बल क्या हो भैया, अगर समझिएगा बात को, इस बल के अंतर्गत सदस्यों में अधिकतम संतुष्टि रहती है तो जो उनका समूह होता है वो अच्छे तरीके से चल रहा होता है। जब समूह के सदस्यों के वैयक्तिक तथा सामूहिक लक्ष्य में संघर्ष होता है, नहीं वो कहेंगे हम ये काम करेंगे, वो कहेंगे हम काम करेंगे, तो समूह के सदस्यों के बीच में क्या होता है भैया, संचार की कमी हो जाती है। तो उस समय हम उसको विघटनकारी बल कहेंगे और इस समूह के सदस्यों की कम से कम आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, यानी कि ये बहुत देर तक काम नहीं करता है और उनके लोगों के बीच में क्या करता है, कूट जो है फूट टाइप डाल देता है ना। उसके बाद में परामर्शदाता हेतु समूह गतिशीलता के ज्ञान की आवश्यकता की अगर बात करें हम, तो आधुनिक जीवन यानी कि आजकल के जीवन में समूह का अत्यधिक महत्व है। वास्तविकता तो ये है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के समूह के संपर्क में रहता है। व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और उसका समाजीकरण भी कहाँ से होता है भैया, व्यक्ति का परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो कि व्यक्ति के जीवन में अद्वितीय स्थान रखता है। समाज में व्यक्ति का संबंध दूसरों के साथ किस प्रकार का होता है, ये बहुत कुछ उसके पारिवारिक जीवन के अनुभवों पर भी निर्भर है। समूह की प्रक्रिया के अध्ययन से स्पष्ट है कि जब समूह का उपयुक्त नेतृत्व प्राप्त होता है तब उसकी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। इसका तात्पर्य ये है कि सामूहिक परामर्श में वही परामर्शदाता सफल हो सकता है जिसमें कि नेतृत्व के वांछनीय गुण हो। नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करे। ये लाइन देखो लास्ट में कितनी इंपॉर्टेंट लिख दी इन्होंने, क्या कि जो आपका लीडरशिप है, नेतृत्व है, वह व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार को क्या करता है भैया, प्रभावित करता है। तो परामर्श व्यक्ति या समूह के संदर्भ में तभी प्रभावी हो सकता है जब उसका लक्ष्य भली भांति परामर्शदाता तथा शिक्षार्थी दोनों के द्वारा समझा जाए या आत्मीकृत किया जाए। एक अच्छे परामर्शदाता के लिए सामूहिक गतिशीलता के ज्ञान की आवश्यकता को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। कैसे? पहला है प्रत्येक सदस्य के लक्ष्यों को जानना। दूसरा है संगठनात्मक निर्णय, समूह निर्माण, आरंभ करने की विधि और संबंधों का निर्माण। कहने का आशय यह है कि हर एक सदस्य के लक्ष्य या उद्देश्य की सहायक जानकारी प्राप्त करके ही परामर्शदाता समूह परामर्श को सफल बना सकता है ना। मान लीजिए सामूहिक गतिशीलता के ज्ञान के कारण ही परामर्शदाता समूह के संगठनात्मक निर्णयों को परामर्श योजना में महत्व देकर परामर्श कार्य को प्रभावी बना सकता है। अभी आपने पढ़ा कि परामर्शदाता जो होता है उसका 1-to-1 इंटरेक्शन होता है जस्ट लाइक इंटरव्यू की तरह। लेकिन यहाँ पर अगर मैं समूह के बात करूं, अगर मान लो परामर्श समूह में देना हो तो पहले व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए। मान लो 3-4 लोगों की सेम प्रॉब्लम्स हैं, सेम सिचुएशंस हैं, तो उसको समूह परामर्श के रूप में भी निर्धारण किया जा सकता है ना। इस तरीके की चीजें होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 2018-2020 दोनों में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि धर्म परामर्श में सह संबंध बताइए। तो धर्म और परामर्श में क्या सह संबंध हो सकता है? तो देखो, मांगे जाने पर किसी व्यक्ति को उचित परामर्श देना अपने आप में एक धार्मिक कृत्य है और यह व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है। प्रत्येक मानव को प्राप्त होने वाला जीवन कुछ ना कुछ लक्ष्यों से अवश्य जुड़ा रहता है, जिसे के कुछ अपने दृष्टिकोण होते हैं जो उससे सामाजिक कर्तव्यों से जोड़ते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को कुछ उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है जिसमें न केवल उनका परिवार सम्मिलित होता है बल्कि समाज के अन्य सभी सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। जहाँ धर्म के विषय को ध्यान में रखा जाए तो स्पष्ट दिखाई देता है कि समस्त धर्मों की मूल भावना भी मनुष्य को सामाजिक बंधुत्व की भावना से जोड़ती है, किंतु मनुष्य अपनी संकुचित सोच के कारण जातीय विद्वेष, छुआछूत, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच,
नीच के भेदभाव के कारण राष्ट्रहित की अनदेखी या उपेक्षा करता है। और यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि मनुष्य आज संकुचित सोच व व्यक्तिगत लोभ, मोह, लालच व स्वार्थ के वशीभूत होकर सामाजिक, राष्ट्रीय एवं मानव हितों की अनदेखी कर रहा है। वह समाज के अन्य पहलुओं से स्वयं को अलग कर लेता है, जिस कारण राष्ट्रीय एकीकरण की भावना क्षीण होने लगती है और ऐसी स्थिति में पीछे मनुष्य का धर्म पर विश्वास का ना होना होता है। ये सर्वविदित है कि व्यक्ति भले ही धर्म को महत्व न दे, किंतु धर्म का उसके जीवन पर प्रभाव बना ही रहता है, क्योंकि मानव कल्याण की भावना का स्थापत्य समाज का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। और इसी को देखते हुए परामर्श की प्रक्रिया जीवन एवं समाज दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि परामर्श जैसी प्रक्रिया को यदि धर्म के मूल तत्वों से जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग राष्ट्र कल्याण के लिए भी कर सकता है, क्योंकि जो धर्म होते हैं वो आपको गलत शिक्षा नहीं देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं राष्ट्रहित की पूरी संभावनाएं होती हैं। इस वजह से कहा गया है यहाँ पर कि परामर्श को भैया धर्म के मूल तत्वों से जोड़ना चाहिए। प्राचीन काल में भी गुरु शिष्यों, गुरु बालकों के मध्य धर्म एवं परामर्श का प्रभाव देखने को मिलता था। गुरु शिष्य के विपरीत मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जहाँ स्वार्थ प्रभाव डालता था, परिस्थितियों में धर्म समस्त परामर्श देकर व्यक्ति व समाज को पतित होने से बचाने का दायित्व निभाते थे। अतः धर्म व परामर्श आदिकाल से ही क्या है भैया, सह संबंधित रहे हैं, है ना। उसके बाद में क्या है, पुनर्स्मरण कराते रहे परामर्शदाता की ईमानदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। परामर्शदाता की ईमानदारी व निष्पक्ष रुचि सदस्यों के को ये विश्वास दिलाने में सफल होती है कि वह सदस्यों की सहायता के लिए पूर्णतः तत्पर हैं। इस प्रकार समूह गतिशीलता के अंतर्गत परामर्शदाता का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसकी भूमिका ये होनी चाहिए कि वह समूह का में ऐसा वातावरण बनाए जिसके प्रत्येक सदस्य लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या हो सके, सफल हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामूहिक गतिशीलता का ज्ञान होना एक परामर्शदाता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर वह समूह व्यवहार को भली भांति समझ सकता है। आधुनिक समय में समूह गतिकी का महत्व केवल परामर्शदाता हेतु ही नहीं बल्कि शिक्षा, मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी है और इसका ज्ञान शिक्षकों के लिए विशेष लाभप्रद होता है। समूह गतिकी का ज्ञान होने पर शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्यापन विधियां अपनाता है। उसके बाद में सामूहिक गतिकी के ज्ञान से शिक्षक परामर्शदाता छात्रों की मूल समस्याओं का कारण पता लगाकर उसके निराकरण का प्रयास करते हैं और इसके द्वारा छात्रों में सहयोग, आत्मसम्मान आदि शील गुणों को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामूहिक गतिकी द्वारा दी जाने वाली शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके द्वारा शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से कर सकता है। इसके साथ ही सामूहिक गतिकी के समूह के अंतर्गत रहने वाले सदस्यों को प्रभावों का अध्ययन परामर्शदाता द्वारा किया जाता है, जो उसके व्यवहार में क्या करे, परिवर्तन ला देते हैं। धर्म परामर्श में सह संबंध बताना था, ये 2018-20 में, अभी हमने आपको ये ऊपर करवा दिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, चैप्टर नंबर 6 है जो है आपका परामर्श की प्रविधियां। इसके अंतर्गत आपको हम बता दें कितने लॉन्ग आंसर हैं, लेट मी चेक फर्स्ट। एक क्लास के माध्यम से आपको हम सारे लॉन्ग आंसर करा देंगे और एक क्लास के माध्यम से हम आपको सारे शॉर्ट आंसर करा देंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं, है ना। तो हमें लगता है लगभग 6 लॉन्ग आंसर हैं इसमें, फिलहाल देख लेते एक बार। हाँ, तो 5 लॉन्ग आंसर हैं आपके इस चैप्टर के अंतर्गत। तो ये भी मान के चलिए एक ही क्लास से हम करवा देंगे, चाहे भले क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, साक्षात्कार विधि और बहुत सी विधि होती है जो, उसके बाद में आपको हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न करा देंगे। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, है ना। फिलहाल ये वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10 शॉर्ट हैं इसमें। हाँ ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर परामर्श के प्रकार हम शुरू करेंगे। फिलहाल आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताएंगे, जो आपके कुछ वीडियोस हैं वो आप देखते रहिएगा, बीच बीच में हम देते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने मॉडल पेपर की प्रैक्टिस नहीं की है, जिन बच्चों ने कोर्स लिया है, तो वो मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर लें खुद से सॉल्व आउट करके, है ना। और PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम ID है, तो आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और PG पॉइंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा। सेशन को लाइक करना, शेयर करना तथा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा।